हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका के कितने अंग होते हैं और कोशिका के अंगों की खोज किसने की और उनका कार्य क्या होता है, किस अंग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोस का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसके बाद देखते हैं बायोलॉजी के कितने भाग होते हैं। तो दो भाग होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को वनस्पति शास्त्र कहते हैं, जिसमें पादप प्लांट यानी पौधों के बारे में अध्ययन होता है, और जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है। इसके बाद देखते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो और लॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में क्या करते हैं? कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सेल यानी कोशिका। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज पादप के कार्क में की गई थी। मृत कोशिका की खोज की गई थी। पादप के कार्क में मृत कोशिका की खोज की गई थी। सभी जंतुओं का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका की अनुप्रस्थ काट का चित्र मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। तो दोस्तों, कोशिका की अनुप्रस्थ काट का चित्र कैसे दिखाई देता है? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले बैक्टीरिया में की थी, प्रोटोजोआ, उसके बाद प्रोटोजोआ मानव में भी की थी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो स्लाइडेन और श्वान ने 1838 से 39 तक कोशिका सिद्धांत दिया था। सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका विभाजन को यह सिद्धांत नहीं समझा पाया था। तो दोस्तों, यह सिद्धांत क्या नहीं कर पाया था? तो कोशिका विभाजन को नहीं समझा पाया था। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है जिसे हम देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसकी खोज की थी दोस्तों कार्ल नेगेली और रोडोल्फ विर्चो ने। रोडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रॉबर्ट विर्चो ने क्या कहा था, कि एक कथन दिया था जिसका कहा था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी याद रखने लायक टॉपिक है, तो इसको भी एक बार प्रिपरेशन कर लेना। अब देखते हैं सेल यानी कोशिका। जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो कोशिका यानी कोशिका के अंग जो किन किन लेयर से बने होते हैं दोस्तों? तो दोहरी झिल्ली, यानी किन किन अंगों पर दोहरी झिल्ली होती है कोशिका के? तो केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, लवक के ऊपर भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी होती है। एकल झिल्ली लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोब्लास्टर रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य को कहते हैं। और झिल्ली रहित होते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये दोनों झिल्ली रहित होते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहले कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1835 में की थी। कोशिका का नियंत्रण करता है, मैसेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। जीन आनुवंशिक इकाई होती है। तो दोस्तों, केंद्रक का क्या क्या काम होते हैं प्रमुख? तो सेल डिवीजन करता है और इसका कोशिका का नियंत्रण भी कौन करता है? तो केंद्रक करता है। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने को याद रखने लायक है, तो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। डिस्कवरी या खोज, इसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय कोलिकर नामक वैज्ञानिक को जाता है, लेकिन अल्टमान ने इसे बायोब्लास्टर का नाम दिया था।
इसके बाद बेंडा वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कोलिकर को जाता है। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसे बायोब्लास्टर का नाम दिया था। और इसके बाद एक बेंडा वैज्ञानिक आया जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। एटीपी का पूरा नाम है एडिशन ट्राइफॉस्फेट। केंद्रक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोशिका श्वसन में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी झिल्लियाँ होती हैं दोस्तों? तो दोहरी झिल्ली होती है। और आंतरिक झिल्ली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने। इसे कोशिका का यातायात नियंत्रण भी कहते हैं। इसे कोशिका की माता कहा जाता है क्योंकि यह कई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये प्रमुख है। अब देखते हैं दोस्तों लाइसोसोम। इसकी डिस्कवरी की थी डी डुवे ने। लाइसोसोम के 3 भाग होते हैं, नाम होते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है: पाचक थैली, एटम बम और आत्मघाती थैली। इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राइबोसोम। इसकी डिस्कवरी की थी पोलेड या पोलाडे। पोलेड और पोलाडे एक ही वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। एग्जामिनर पोलेड भी दे सकता है और पोलाडे भी दे सकता है। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है दोस्तों? तो राइबोसोम होता है। इसके बाद आता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी डिस्कवरी की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। इसके 2 भाग होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें वसा की उपस्थिति होने के कारण यह चिकना होता है और इसमें राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरा होता है। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह कोशिका का संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो दोस्तों यह वीडियो आपके एग्ज़ाम और SSC GD वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं।